सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं नारायण हर्बल स्पेजरिक का डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ भिलाई, सेक्टर 6, स्ट्रीट 83, क्वार्टर नंबर 6G के ऑपोजिट में नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। और आज हम बात कर रहे हैं, 3 तारीख है, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बोन कैंसर को लेकर के। पार्ट 1 में मैंने अपना इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। पार्ट 2 में हमने स्टेजेस तक जाना कि उन स्टेजेस को क्या क्या नाम से जाना जाता है, कौन कौन से स्टेज होते हैं, उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके बताने का प्रयास किया। अब हम आज बात कर रहे हैं, जब बोन कैंसर के ऊपर स्टेजेस तक हो चुके हैं तो हम आज बात करेंगे लक्षण के ऊपर, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं ये वीडियोस 1-1 घंटे के बन जाते हैं। ऐसे ही करीब 7 घंटे 8 घंटे के बने, उससे तो अच्छा है कि टुकड़ों में रहें। इसको आप लोग लिख के रख लीजिएगा, आपके काम की जो चीज़ें होंगी उसको, और इसमें कुछ जो बकवास होगी उसको साइड छोड़ दीजिएगा, तो आपका ट्रीटमेंट भी निकलेगा और आपको डिजीज़ के बारे में समझ भी आ जाएगी। तो लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोन कैंसर का जो लक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है। अक्सर कैंसर के अलावा जो अन्य स्थितियां होती हैं, जैसे चोट मोच या गठिया होता है, तो ये वहाँ से शुरू होता है। बोन कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। आप उसको लिख के रखिएगा, आपके काम का आएगा। अगर किसी को 43 पेटेंट बेस चाहिए तो बिल्कुल खरीद लीजिएगा। 15 ml का जो सेट दे रहे हैं उसमें 15 ml का 38 मेडिसिन भी दे रहे हैं। ये 13,500 का पड़ेगा। और अगर किसी को 30 ml चाहिए तो वो 17,500 में ले सकता है। और अगर किसी को 100 ml में चाहिए तो 28,500 में ले सकता है। कैंसर का अगर पूरा 506 बॉटल का, जिसमें पैलेटिव और 30 प्रोडक्ट्स हैं 12-12 पीस में, अगर वो किसी को ख़रीदना है तो वो 85,950 में ले सकता है। और D3 का अगर बेस 38 मेडिसिन को लेना चाहता है, जिसको लगता है क्रूड स्पेजरिक लेना है, तो वो 7,500 में 30 ml ले सकता है। 100 ml लेना चाहे तो 100 ml भी ले सकता है। जस्ट 15,000 प्राइस रखा है 14 फरवरी तक। 14 फरवरी तक अगर किसी को लगता है कि क्रूड स्पेजरिक 100 ml में उसको लेना चाहिए तो वो व्यक्ति खरीद सकता है इसको मात्र 15,000 रुपये में। 30 ml 7,500 रुपये में, उससे नीचे का कुछ भी नहीं है। D3 बेस अगर किसी को लगता है खरीदना चाहता है 15 ml में तो बिल्कुल खरीद सकता है, 2,000 रुपये का है। 30 ml अगर लेता है कोई व्यक्ति तो 3,420 रुपये में ले सकता है। D3 बेस को अगर 100 ml में लेना चाहता है कोई व्यक्ति तो वो व्यक्ति इसको बिल्कुल 9,150 रुपये में खरीद सकता है। 110 ml मिलेगा उसमें आपको। तो आइए जानते हैं हम लोग बोन कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। इसमें पेन होता है। पेन जो होता है वो हड्डी के कैंसर के जो रोगी होते हैं उसकी प्राइमरी जो कंडीशंस होती है उसमें ये दर्द की शिकायत आमतौर पे देखी जाती है। आगे की भी कंडीशंस में मिलता है, लेकिन वो सीवियर पेन्स होते हैं। मुख्य रूप से इससे होने वाला दर्द नियंत्रित में नहीं होता, नियंत्रण करना असंभव टाइप का लगता है। दर्द की स्थिति जो होती है वो रात में, या जब हड्डी में कोई हड्डी का जो जिस पार्ट में हुआ हो वहाँ अगर कोई छू दे तो महसूस होता है कि चलना फिरना दूबर हो गया है, मौत मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा पेशेंट का ही रहता है। बट हम डॉक्टर हैं और उस चाहेंगे कि उसको क्योर करें। तो खराब जब हो जाता है तो जैसे जैसे कैंसर बढ़ते जाता है वैसे वैसे दर्द जो होता है वो भी बना रहता है और बढ़ते जाता है। तो इसका जो एक बोलना चाहिए मूवमेंट जो होता है, आंदोलित हो जाते हैं जो पूरे, और साथ में इसका जो दर्द होता है वो इतना अधिक बढ़ जाता है तो इसके वजह से कभी कभी लकवा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी देखा जाता है कि लकवा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है सूजन। सूजन जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो दर्द वाले हिस्से से सूजन जो होता है वो 1 हफ्ते के बाद न आए, लेकिन हो सकता है कि जिस हिस्से में आपको दर्द हो रहा है वहाँ आपको गांठ या मस्सा महसूस हो, जो कि ट्यूमर हो सकता है, स्वेलिंग
की दवा वहाँ चलानी चाहिए। स्वेलिंग की दवा क्या होती है आप देख लीजिएगा, मैं प्रोडक्ट्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर लगता है तो वहाँ S5 आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लेयर में होगी तो S5 की जगह S3 यूज़ कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा होगा तो C5, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा होगा तो C3। इसके आगे बात करते हैं। तो ये एक कंडीशन होता है फ्रैक्चर। अगर बोन का कैंसर है उस हड्डी को कमज़ोर कर सकता है जिसमें यह विकसित हो रहा हो, लेकिन अक्सर यह पाया जाता है कि बोन में जो फ्रैक्चर, बोन का जो फ्रैक्चर होता है बोन्स में, वो हड्डियों के कैंसर से प्रभावित लोगों को आमतौर पर उनके एक अंग में अचानक तेज दर्द का अनुभव होता है और कुछ महीनों में दर्दनाक हो सकता है। मतलब तेज दर्द उठा और कुछ महीनों के बाद पता चल रहा है उसमें कैंसर था, जनरेट हो चुका है, ठीक है। एक कंडीशन आती है जिसमें सुन्न होने लगता है। कैंसर ट्यूमर से जो प्रभावित रीढ़ की हड्डियों में जो नस होता है उस पर दबाव डाल सकता है, जिससे सुन्नता, झुनझुनी या कमजोरी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में एक मेरा प्रोडक्ट है NHORS, उसकी आवश्यकता पड़ती है। पेशेंट को सुस्ती महसूस होती है, उस सुस्ती को ये प्रोडक्ट दूर कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल बैलेंस पे लाता है, B17 को बढ़ाता है, और इसमें कंडीशन ये आती है कि जो ताकत नहीं मिलते रहती है शरीर को, हड्डियों को, वो ताकत मिलने लग जाती है। तो आइए अन्य जो लक्षण होते हैं कैंसर में, बोन कैंसर में वजन घटना और थकान का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अगर कैंसर के जो शरीर के अंदर अंदरूनी जो अंग होते हैं ये वहाँ तक भी फैल सकता है, यह अन्य लक्षण भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कैंसर फेफड़ों तक फैल गया तो आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसी अवस्था में आपको NH कार्डियो और NH ऑक्सीजन वेंटिलेटर सेकेंड डाइल्यूशन में लेना होगा, और अगर और ज़्यादा परेशानी है तो NH नो कफ को भी आपको यहाँ पे 8th डाइल्यूशन में लेना होगा। जहाँ अस्थमा पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ों को आपको यहाँ पे करना होगा, और इसमें जो मिलाने का है वो आपको वहाँ से देख लेना है। 3-3 ड्रॉप मिलाना होगा। अगर सिंगल मेडिसिन होगी तो 6 ड्रॉप, और अगर 2 मेडिसिन होगी तो 3-3, और 3 मेडिसिन होगी तो 2 ड्रॉप अपने को यहाँ कंपाइल करना होगा वहाँ पे। आइए आगे की जो बातें हैं उसको करते हैं। तो जो कैंसर में वजन तक घटता है, वजन घटने के साथ साथ में थकान भी बना रहता है। इसके साथ साथ में अगर शरीर के अंदरूनी अगर अलग अलग जगहों में ये फैल गया, मान लेते हैं कि फेफड़े में अगर फैलेगा तो सांस लेने में दिक्कत करेगा और थकान पैदा करेगा। और अगर ये हड्डी के कैंसर का सही कारण अभी तक अगर किसी को मतलब बात करें कि वैज्ञानिक अगर बोलते हों कि हड्डी कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या परिस्थितियां थी, तो ये आज तक टेढ़ी खीर रहा है। भले इसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ है और बहुत सारे कार्य हुए हैं, बट अभी तक ये नहीं बताया जा सका है कि कैंसर, बोन कैंसर क्यों होता है। तो उससे जुड़ा जो भी होता है उसमें जो जोखिम का जो कंडीशन होता है वो कई बार इसमें रिसर्च होते रहा है और आगे भी रिसर्च होते रहेंगे। तो साइंटिस्ट ने यह समझा कि काफ़ी प्रगति, मतलब हालांकि साइंस ने काफ़ी प्रगति किया है, लेकिन किसी व्यक्ति के DNA जो होते हैं उसमें कोई बदलाव, उनकी जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, कैंसर का जो DNA म्यूटेशन होता है, जिसको म्यूटेशन दैट मीन्स दोष है ना, के कारण जो भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो ऑन्कोजीन होता है, ऑन्को दैट मीन्स क्या, कैंसर में जो जीन होता है
को जो सक्रिय करता है या ट्यूमर को दबाने वाला जो जीन होता है उसको जो निष्क्रिय करता है, वहाँ पे ट्यूमर को दबाने वाले कैंसर से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उन लोगों को डीएनए जो होता है उसमें उक्त परिवर्तन देखा जाता है, जो उन्हें अपने माता पिता से वंशावली में विरासत में मिलता है ना, जो उन्हें अपने मतलब जो भी मतलब ये जो दोष होता है, ये जो म्यूटेशन होता है, इस बीमारी में खतरा जो होता है उसके वजह से बढ़ जाता है। अगर घर में किसी को हुआ था पहले कैंसर बोन का, माँ थी, बहन थी, भाई था, पिताजी थे, तो उस कंडीशन में इस चीज का होने का चांस वहाँ पे अधिक बढ़ जाता है। ये कई मामलों में आनुवांशिक परीक्षण पर और उनसे बातचीत करने पर हमको निर्धारित हो जाता है कि किसी व्यक्ति में कभी कभी क्या होता है, उक्त परिवर्तन है या नहीं है, ये जानने में काफ़ी समय लग जाता है और इसका घातक परिणाम देखने को मिलता है। ये चिकित्सक की लापरवाही से होता है। अधिकांश जो हड्डी के कैंसर होते हैं वो आनुवांशिक डीएनए के परिवर्तन के कारण नहीं होते हैं, वे व्यक्ति के पूरे जीवन में प्राप्त उप परिवर्तन का परिणाम है। ये परिवर्तन विकसित या रसायनों के परिणाम पर होता है। ये परिवर्तन विकसित मतलब किसी कारण से रसायन के जो बोलना चाहिए केमिकल जो होता है उसके वजह से, ये केमिकल इनबैलेंस के वजह से भी कहा जा सकता है। और ऐसा अगर जो कोई कैंसर होता है, जो पैदा करने वाले जो जोखिम होते हैं उनको ये बढ़ा सकता है। कंडीशन जो होता है उसके केमिकल के वजह से अगर हुआ होगा तो केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब केमिकल किस में होता है ये आप सभी को मालूम है, और बॉडी के अंदर इनटेक कैसे हो रहा होगा तो वो भी आप लोग जानते हैं, एलोपैथी, मॉडर्न साइंस। तो मेडिसिन के ड्रग इंट्रैक्शन के वजह से भी कभी कभी इस टाइप की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो जो ऐसा जो कंडीशन होता है जिसमें जो कैंसर के जो टिश्यूज़ होती हैं वो मौजूद होते हैं, और ऐसी कंडीशन जो होती है इसलिए उनके जो रोगी होते हैं वो बच्चों को पारित होने की जो संभावना जो होती है वो नहीं के बराबर होती है। और बोन कैंसर की जो समझने की जो बात हो रही है, तो साइंटिस्ट ने काफ़ी इसमें प्रगति की है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ जानकारियां अभी भी पूरी तरह से इसमें पुष्टि नहीं हो सका है। तो बोन कैंसर के लिए एक परीक्षण जो होता है वो क्या क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊं, उससे पहले अभी इसको मैं 5 मिनट का और डालूंगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो रोगी जो होता है उसके अंदर लक्षण, शरीर का जो शारीरिक और उसकी जो इमेजिंग की जो परीक्षण जो होती है उसका परिणाम जो आता है, रिजल्ट जो आता है, रिपोर्ट जो आती है, और जो रक्त के जो परीक्षण होते हैं उससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को बोन कैंसर बोन में मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर इस संदेह की जो पुष्टि करते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोप की मदद से जो टिश्यूज़ होती हैं, ऊतक होती हैं या कोशिकाएं का जो नमूना होता है उसको वहाँ से निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं और तब उसकी पुष्टि करते हैं। इस प्रक्रिया को ही बायोप्सी के रूप में जाना जाता है। अन्य बीमारियों के कारण हड्डियों के कैंसर के लक्षण जैसे हड्डियों में संक्रमण, साथ ही इन मामलों में इमेज परीक्षण के परिणाम आपको हड्डी के कैंसर के लक्षणों से भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए एक हड्डी के ट्यूमर का सही निदान उसके प्रभावित स्थान के बारे में पूरी जानकारी पर निर्भर करता है, और माइक्रोस्कोप टेस्ट के अलावा एक्सरे, बोन के एक्सरे जो होते हैं वो अधिकांश बोन के कैंसर दिखाई देता है। हड्डियों में मौजूद कैंसर के कारण जो हड्डियों ठोस हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो
उसके कारण जो मौजूद हो मतलब हड्डियों में जो मौजूद कैंसर होते हैं उसके कारण जो हड्डियां ठोस हो जाता है वो ठोस के बजाय वहाँ पे खुरदुरी दिखाई दे सकता है। कैंसर जो होता है बोन में अगर छेद के रूप में प्रकट हो सकता है तो कभी कभी डॉक्टर प्रभावित बोन में ट्यूमर देख सकता है, उसके अंदर ट्यूमर दिखाई देता है जो आसपास के ऊतक जैसे मांसपेशियां वसा में फैल सकता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको सीटी स्कैन की श्रेणी में रखा जाता है। सीटी स्कैनर जो होता है वो स्टेजिंग में बहुत मददगार, जो स्टेज होता है उसको जानने में बहुत मददगार होता है। सीटी स्कैन से आपको पता चलता है कि अगर आपको बोन कैंसर आपके फेफड़ों, लीवर या अन्य अंगों में फैला है या नहीं फैला है, उसकी जानकारी ये देता है। एक सीटी स्कैन शरीर के लिम्फ नोड और दूसरे अंगों की कल्पना करने में मदद करता है और जहां मेटास्टेटिक कैंसर मौजूद हो सकता है, मतलब मैंने पहले ही बता चुका है मेटास्टेटिक कौन से कैंसर को कहते हैं। तीसरा, गला सूख गया भाई। तीसरा, चुंबकीय अनुनंद इमेजिंग, इसको क्या कहते हैं मालूम है? MIR स्कैन। दिमाग घूम गया होगा, जो भी है। बोन ट्यूमर का जो हम पता लगाने के लिए MIR स्कैन सबसे अच्छा परीक्षण है। ये परीक्षण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की कल्पना करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। चौथा जो कंडीशन होता है वो रेडियो न्यूक्लाइड बोन स्कैन होता है। यह प्रक्रिया यहाँ देखने में मदद करती है कि क्या कैंसर शरीर के एक बोन से दूसरी बोन तक फैल गया है या नहीं। ये नियमित एक्सरे से पहले ही मेटास्टैटिस से पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन यहाँ दिख सकता है, जिसमें प्राइमरी कैंसर के कारण हड्डियों का कितना नुकसान हो चुका है वो पता लग जाता है। पांचवा कंडीशन होता है PET स्कैन। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो PET स्कैन जो होता है वो पूरे शरीर में जो कैंसर की तलाश करता है, वो उपयोगी होता है। और कभी कभी PET स्कैन भी यह बताने में सफल होता है कि ट्यूमर कैंसर है या नहीं। कुछ के जो प्रकार होते हैं वो कैंसर को बेहतर ढंग से समझाने के लिए PET स्कैन को CT स्कैन के साथ जोड़ा जाता है और उससे उसका परिणाम निकाला जाता है कि इसको कितने दिन में हम क्योर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। छठा जो होता है वो जांच होती है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, पहले वो एक समझने की चीज है। एक बायोप्सी ट्यूमर से ली गई कोशिकाएं जो ऊतक होते हैं का एक नमूना है, ताकि माइक्रोस्कोप में जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से यह जान सकें कि ये क्या है। उसके लिए जो तरीका होता है उसके संबंधित जो ट्यूमर कैंसर है या अन्य हड्डी रोग, यदि कैंसर शरीर में कहीं भी मौजूद है तो एक बायोप्सी डॉक्टर को यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि यह कितना प्रभावित है और ये प्रारंभिक कैंसर बोन कैंसर है या सेकेंडरी बोन कैंसर है। और ये जो बोन कैंसर होता है ये कहीं से भी शुरू होता है और बोन्स में ही इधर से उधर फैलता है।
बोन्स के जो कैंसर होते हैं वो जांच के लिए कई प्रकार के ऊतक, टिश्यूज और कोशिकाओं के नमूने उपयोगी होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्यूमर के निदान और उपचार के लिए बायोप्सी प्रक्रिया करने वाले जो सर्जन होते हैं उनको विशेष अनुभव हो। 7वां, सुई बायोप्सी। 2 प्रकार की सुई बायोप्सी होती है। ठीक सुई बायोप्सी और कोर सुई बायोप्सी जो होता है, एक महीन मतलब एकदम बारीक सुई, एकदम बारीक, मतलब उसके अंदर आप डाल रहे हो कोई धागा तो आपको बिना पावर ग्लास के ना समझ में आए, वैसा बारीक सुई। और जो कोर सुई होती है वो एक महीन सुई बायोप्सी, जिसमें हम लोग FNAC लिखते हैं ना, तो FNA जो होता है उसमें डॉक्टर एक बहुत ही पतली सुई को एक सिरिंज से जोड़ करके ट्यूमर के कुछ तरल पदार्थ और कुछ कोशिकाओं को हटा देते हैं, जबकि कोर सुई बायोप्सी में डॉक्टर टिश्यू के एक छोटे समूह को हटाने के लिए एक बड़ी सुई का उपयोग करते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राइमरी बोन के जो कैंसर होते हैं उसके निदान में कोर सुई बायोप्सी FNA ठीक सुई बायोप्सी से बेहतर होता है। इसको छोटे छोटे खंडों में इसलिए समझा रहा हूं ताकि सभी को आप जोड़ करके कंपाइल कर लीजिएगा। एक में संभव नहीं है, 2-2 घंटे का वीडियो मेरा कोई नहीं सुनेगा, सबके पास काम होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सर्जिकल बोन बायोप्सी के से चालू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मेटी जी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।